आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख करते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज भारत में आईआईटी, आईआईएम का निर्माण हो रहा है। पीएम के नेतृत्व में भारत का विकास हो रहा है और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। कार्य हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, उसी विजन को डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपना मिशन बना रखा है। सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग तुष्टीकरण की नीति पर चल करके समाज को जाति के आधार पर बांटते थे और परिवार विशेष को लूट करने की छूट देते थे। योजना का लाभ सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ किया जाता है। हमने चेहरा नहीं देखा और न किसी वर्ग विशेष का तुष्टीकरण किया। हमारी योजनाओं का लाभ हर नागरिक और हर परिवार की सशक्तिकरण का माध्यम बनता है। हमने तुष्टीकरण को नहीं यहां पे पनपने दिया, बल्कि हमने समाज के सशक्तिकरण पर ध्यान दिया और आज उसका परिणाम भी हमारे सामने आ रहा है। आज हम देख रहे हैं प्रदेश के अंदर कोई नहीं कह सकता पिछले 6 वर्ष में 54 लाख गरीबों को एक आवास मिला। कोई नहीं कह सकता कि जाति, मत और मजहब के आधार पर किसी के साथ भेदभाव हुआ हो। योजना का लाभ सबको देंगे। 2,61,00,000। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े हैं। विभांशु, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वहीं आज बाराबंकी में उन्होंने हुंकार भरी है। जी नंदनी, आपको बता दें कि कल देर शाम निकाय चुनाव के सेकेंड फेज का प्रचार बंद हो जाएगा। उससे ठीक पहले सभी राजनीतिक दल के प्रत्याशी अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने मेरठ दौरे पे गए हैं, तो वहीं सूबे के मुख्यमंत्री पूर्वांचल के प्रवेश द्वार यानी कि बाराबंकी में आज चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए तमाम केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों को लेकर जनता से बात करते हुए नजर आए। साफ तौर से अगर देखा जाए तो सूबे के मुख्यमंत्री की तरफ से इस बात को लोगों को अवगत कराया गया, बाराबंकी की जनता को अवगत कराया गया कि अगर प्रदेश के अंदर में डबल इंजन सरकार है, अगर आप नगर पालिका और नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देंगे तो हम ट्रिपल इंजन सरकार के तहत कहीं ना कहीं पे जो बाराबंकी है वहां का चौमुखी विकास कर सकेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि जहां एक तरफ मुख्यमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियों से माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में कहीं ना कहीं अपना दमखम दिखाते हुए नजर आ रही है। अब चुनावी नतीजों के बाद साफ होगा कि बाराबंकी में कमल खिलता है या किसी और दल का कहीं ना कहीं उनका दबदबा होता है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। निकाय चुनाव की सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। प्रथम चरण के मतदान को देखते हुए दूसरे चरण में भी सपा की तैयारियां जोरों पर है। सपा अध्यक्ष आगामी चुनाव को लेकर लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी क्रम में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अलीगढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने 1.5 किलोमीटर का लंबा रोड शो किया। ये वही रोड शो है कि केवीएफ ट्रेडर से चुंगी गेट तक किया गया और सपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की गई। इस दौरान समर्थन में लोगों का हुजूम देखने को मिला। तो बता दें कि अखिलेश यादव प्रचार प्रसार के लिए अपनी कमान थाम चुके हैं। लगातार वो भी अब प्रचार प्रसार में निकाय चुनाव के लिए जुटे पड़े हैं। बता दें कि सपा प्रत्याशी के पक्ष में उन्होंने प्रचार प्रसार किया, 1.5 किलोमीटर का लंबा रोड शो किया, जहां पर भारी समर्थकों का हुजूम देखने को मिला। तो
अखिलेश यादव ने भव्य रोड शो किया। निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में लगी हुई हैं। पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। दूसरे चरण के लिए पूरी पार्टियां अपनी ताकत झोंक रही हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 1.5 किलोमीटर का लंबा रोड शो किया। अखिलेश यादव ने अपने पार्टी प्रत्याशी के लिए लोगों से वोट करने की अपील की। लंबा रोड शो में देखा गया जहां पर भारी संख्या में उनके समर्थक वहां पर मौजूद रहे। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता नितेश जुड़ेंगे। नितेश, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लंबा रोड शो किया, भारी समर्थन उन्हें मिला, लेकिन तैयारियों के लिए नगर निकाय चुनाव के लिए पूरी पार्टियां अपनी ताकत झोंक रही हैं। मैं आपको बता दूं, नगर निगम चुनाव को लेकर सारी पार्टियां जोरों शोरों पर अपने ताकत को झोंकने में नजर आ रही हैं और लगातार जनता के बीच जाकर अपनी प्राथमिकताओं को गिनवा रही है और उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है कि हमें वोट दें। इस तरीके की बात कही जा रही है। और देखी जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अलीगढ़ के दौरा कर रहे हैं और एक विशाल रैली भी करी, उन्होंने रोड शो भी किया है। जी, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था देखा गया है? क्योंकि पहले जो उन्होंने अभी पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ था तो उनकी सुरक्षा में चूक हो गई थी। सुरक्षा की बात करिए, सुरक्षा के बहुत ज्यादा कड़े इंतजाम किए गए हैं और लगातार पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा एक सुरक्षा के बहुत महत्वपूर्ण इंतजाम की प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस तरीके की प्रशासन द्वारा बात कही जा रही है कि ऐसी कोई चूक नहीं हो पाएगी इस बार। नितेश, अलीगढ़ में किन किन पार्टियों में महामुकाबला देखा जा रहा है? अगर महामुकाबले की बात करेंगे तो बीजेपी और सपा, इन दोनों में टक्कर ज्यादा दिखाई दे रही है। बाकी और पार्टियां पीछे पिछड़ी हुई नजर आ रही है। इस तरीके का माहौल नजर आ रहा है जनता के द्वारा। नीतीश, देखिए कल से प्रचार प्रसार थम जाएगा, क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? मतदान केंद्रों की बात करें तो मतदान केंद्रों की बात करेंगे तो प्रशासन द्वारा बहुत ज्यादा इंतजाम किए गए हैं और किसी भी तरह की गतिविधि को लेके कोई भी घटना ना हो, कोई भी ऐसी दमंगई ना हो जिससे किसी को भी दिक्कत हो, इस तरीके का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन द्वारा बहुत अच्छे से इंतजाम किए गए हैं। लगातार फोर्स और प्रशासन नजर बनाए हुआ है। कोविड प्रोटोकॉल को भी क्या कुछ मद्देनजर, इसके लिए भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो एक डेस्क तैयार कर दी गई है, उस पर मास्क वगैरह इस तरीके की चीजें लगाई गई हैं, लेकिन कोविड का पूरा ध्यान रखा गया है। लेकिन इस तरीके की कोई प्रशासन द्वारा अभी बात नहीं कही गई है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका नितेश। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। प्रथम चरण के मतदान को देखते हुए दूसरे चरण में भी सभी पार्टियों की तैयारियां जोरों पर हैं। उत्तर नगरीय निकाय चुनाव परचम फहराने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और जनता को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी में दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा। वहीं चुनाव के दौरान अव्यवस्था फैलाने वालों पर खास नजर रखी जा रही है। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर 15वें दिन से जारी पहलवानों के प्रदर्शन के हजारों की संख्या में आए किसान का समर्थन मिला है। ये प्रदर्शन भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हो रहा है, जिन पर महिला खिलाड़ियों ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। वहीं इस बीच पहलवानों के समर्थन में पहुंचे लोगों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी है। इस दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। जंतर मंतर पर पहलवानों के समर्थन में पंजाब से भारी संख्या में पहुंचे किसान पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। वहीं पहलवानों ने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की है। तो पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पहलवानों का प्रदर्शन के आज 15वां दिन हो चुका है। जंतर मंतर पर खिलाड़ी अपना प्रदर्शन दे रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगातार पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं अब जंतर मंतर पर किसानों का समर्थन भी मिला है। लगातार हमने आपको तस्वीरें दिखाई, अलग अलग तस्वीरें जंतर मंतर से सामने आई थी, जहां पुलिस ने खिलाड़ियों को रोका, बैरिकेडिंग लगा दी, लोगों के आने जाने पर रोक लगी हुई थी। लेकिन अब इसी बीच किसानों का भी समर्थन मिल गया है। उन्होंने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है केंद्र सरकार को कि अगर ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो ये धरना प्रदर्शन और लगातार बढ़ता ही जाएगा।
ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ ब्यूरो चीफ गौरव श्रीवास्तव जुड़ेंगे। गौरव, आज 15 दिन हो चुका है खिलाड़ियों का प्रदर्शन करते हुए, इसी बीच किसानों का उन्हें भरपूर समर्थन भी मिला है। देखिए नंदिनी, समर्थन मिल रहा है और जिस तरह से वहां पर लोग जा रहे हैं, तमाम बड़े नेता भी जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी समर्थन कर चुकी है, राकेश टिकैत ने समर्थन किया है और जाट समुदाय के तमाम जो बड़े नेता उन्होंने समर्थन किया है। तो कहीं ना कहीं जो ये आग लगी हुई है जंतर मंतर पर जिस प्रदर्शन चल रहा है, कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और गोंडा से सांसद, कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, तो निश्चित रूप से ये मामला जो है ये बढ़ता ही नजर आ रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर FIR हो गई है और सुप्रीम कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि अब खिलाड़ी अपनी अग्रिम कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट या सेशन कोर्ट में जा सकते हैं। खैर आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है और फिलहाल ये ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए काफी चुनौती वाला मामला होता नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले भी तमाम तरह के मामले रहे, पर वहां पर जिस तरह से केवल चर्चाओं पर विराम लग गया। पर फिलहाल ये जो मामला है खिलाड़ियों वाला, यौन शोषण वाला, इस पर FIR भी हो चुकी है और जिस तरह से यहाँ पर मांग की जा रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए, आने वाले समय में कोई बड़ा झटका भी है ब्रजभूषण शरण सिंह को लग सकता है, क्योंकि सरकार भी यहाँ पर कोई भी कमी नहीं छोड़ेगी, अपनी सभी छवि के साथ कोई यहाँ पर निर्भय करती नजर आएगी और निश्चित रूप से करना भी चाहिए। अगर कोई मामला लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए कह रहे हैं अगर एक भी आरोप सही हुआ तो वो फांसी पर लटक जाएंगे। देखिए नंदिनी, आरोप लगना अलग बात है और आरोप सिद्ध होना अलग बात है। आरोप लगाता है, उसके बाद की जांच होती है और जब भी यौन शोषण के मामले होते हैं, पासपोर्ट के मामले होते हैं, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव। रामपुर के स्वार विधानसभा सीट उपचुनाव में सपा और भाजपा अपना दल गठबंधन प्रत्याशी में सीधा मुकाबला है। इसी कड़ी में सपा नेता आजम खान ने स्वार उपचुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। इस दौरान आजम खान ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी गठबंधन प्रत्याशी शफीक अंसारी पर जमकर हमला बोला। बता दें कि स्वार उपचुनाव में सपा और भाजपा अपना दल गठबंधन प्रत्याशी को कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, जिसे देखते हुए आजम खान और शफीक अंसारी में चुनावी जंग भी तेज हो गई है। वहीं आजम खान ने जनसभा को संबोधित करते हुए शफीक अंसारी ने बिरादरी की नाक कटवा दी और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। ये किसका है? अरे ये मेरे कलम का दिया हुआ है, ये मैंने दिया है। वाहे नमक हराम। अरे बिरादरी की नाक कटवा दी, नाक कटवा दी। अरे तुम्हारी खुददारी और तुम्हारी इस्लात, और जिस बिरादरी का नाम डुबोते हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर स्वार की गलियों तक एक टेस्टेड मोहर लगी हुई सच्चाई है, उसे मत बदनाम करो। मैंने दिया था वो पैसा। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर में हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, 10 मई को स्वार विधानसभा सीट पे उपचुनाव होने हैं, इसी बीच जुबानी जंग जो है वो तेज हो गई है। जी बिल्कुल नंदनी, आपको बता दें कि जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, उसी बीच उत्तर प्रदेश की 2 विधानसभा रिक्त सीटों पर, स्वार और साथ ही साथ थाने में विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। अगर बात की जाए तो रामपुर से अपना दल एस की प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी और सपा की तरफ से अनुराधा चौहान और पीस पार्टी की तरफ से नाजिया सिद्दीकी सहित 3 अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। आपको बताएं कि आज देर शाम प्रचार प्रसार इन दोनों सीटों पर थम जाएगा और साथ ही 10 मई यानी कि परसों यहाँ पर मतदान होना है और 13 मई को जिस दिन नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे उसी दिन इन दोनों सीटों के उपचुनाव के नतीजे आएंगे। अगर बात की जाए तो स्वार
में कहीं ना कहीं देखें तो अब्दुल्ला आजम जो कि समाजवादी पार्टी से यहाँ विधायक थे, आजम खान के पुत्र हैं, उनकी सदस्यता खत्म होने के बाद यहाँ पे उपचुनाव हो रहा है और कहीं ना कहीं देखें तो समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान और अब्दुल्ला खान के जो प्रतिष्ठा है वो इन सीट पर दांव पे है। और देखने वाली बात ये होगी कि ये दोनों नेता लगातार स्वार सीट पर प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने समुदाय से छलावे की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ एक देखा जाए तो आजम खान लगातार बुलडोजर और योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उत्तर प्रदेश में उसको लेकर एक हमलावर सुर अपनाए हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जहां एक तरफ इस चुनाव पर तमाम नेताओं की प्रदेश भर में निगाहें हैं, वहीं अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी इन दोनों सीटों से अपने सहयोगी और घटक दल अपना दल एस के प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। साथ ही अगर बात की जाए तो 13 मई को नतीजे के बाद साफ होगा कि आखिर किसका समीकरण यहाँ सही काम किया। जी विभांशु, क्या लगता है कि जिस तरीके से स्वार सीट कहीं अब्दुल्ला आजम के लिए और आजम खां के लिए उनकी नाक बचाने जैसा है, जैसा कि उन्होंने अभी अपनी बिरादरी की नाक कटवाने शफीक अहमद पर तेज हमला भी बोला, तो कितना चुनौतीपूर्ण है समाजवादी पार्टी के लिए भी और आजम खां और अब्दुल्ला आजम के लिए भी? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो इन दोनों नेताओं की साख दांव पे है, जिसका नतीजा है कि आप देख रही हैं चुनावी जनसभाओं के अंदर में कहीं ना कहीं नाक पर बात की जा रही है, साख पर बात की जा रही है। साथ ही साथ जो अब्दुल्ला आजम है, आजम खान है, तो आपने बीते दिन एक वीडियो देखा होगा जिसमें आजम खान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो उनकी बिरादरी है उसकी शान कहीं ना कहीं खतरे में है। तो इस चुनाव में पूरी साम दाम और दंड वेद हर एक चीजों को लगाया जा रहा है दोनों पक्षों से। अब देखने वाली बात ये होगी कि जहां अपना दल एस की प्रत्याशी मैदान में है, मुस्लिम उम्मीदवार को यहाँ से उतारा गया है और इस सीट पर कहीं ना कहीं देखे तो अब्दुल्ला आजम दूसरी बार विधायक बने थे और दूसरी बार लगातार उनकी सदस्यता खत्म हुई है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस चुनाव में माना जा रहा है कि अब्दुल्ला आजम पूरी बढ़-चढ़ कर प्रचार प्रसार का कमान थामे हुए हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस जो कड़ी मशक्कत सपा पार्टी के समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है, अब्दुल्ला आजम और उनके पिता आजम खान के द्वारा की जा रही है, तो इसमें जो चुनावी गणित है वो किधर फिट बैठता है वो नतीजों के बाद साफ होगा। मगर निश्चित तौर पर देखा जाए तो ये इन दोनों सीटों पर भाजपा और अपना दल एस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, जैसा कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा की जा रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। यूपी एटीएस ने कानपुर से 5 रोहिंग्या और एक बांग्लादेशी समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 4 महिलाएं और 2 भारतीय नागरिक हैं। ये सभी कानपुर से दिल्ली के रास्ते जम्मू जा रहे थे। एटीएस उनके जम्मू जाने की वजह तलाश रही है। इनके पास से पैन कार्ड, 5 आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आयुष्मान भारत का कार्ड, ई श्रम कार्ड, 2 डेबिट कार्ड, 2 मोबाइल और 2 यूएनएचसीआर कोड, 12 रेल टिकट और 11,980 रुपए बरामद किए गए हैं। इन सभी के खिलाफ एटीएस थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एटीएस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग बांग्लादेश में रह रहे रोहिंग्या नागरिकों से पैसा लेकर उनको अवैध रूप से सीमा पार कराकर भारत ला रहे हैं। इनमें से कुछ बांग्लादेश से कानपुर आए हैं। इनकी भाषा और तौर तरीका संदिग्ध है। इस पर एटीएस की टीम झकरकटी बस अड्डे पहुंची और 8 संदिग्धों से पूछताछ की। इन लोगों ने बताया कि हम लोग रोहिंग्या नागरिक हैं, बांग्लादेश से सीमा पार करके भारत आए हैं। हम लोगों को दिल्ली जाना है, जहां से जम्मू जाने को बोला गया है। एटीएस को उनकी तलाशी में कुमारघाट से गुवाहाटी और गुवाहाटी से दिल्ली का रेल टिकट मिला है। एटीएस की छापेमारी, यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। 5 रोहिंग्या, एक बांग्लादेशी समेत 8 को गिरफ्तार किया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद कलीम जुड़ेंगे। मोहम्मद, यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई की गई है। 5 बांग्लादेशी, एक बांग्लादेशी और 5 रोहिंग्या को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देखिए, जिस तरीके से कानपुर के झकरकटी बस अड्डे से एटीएस ने 8 रोहिंग्यों को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल होना बताई जा रही हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि ये जितने लोग भी गिरफ्तार हुए हैं, ये सभी लोग भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से एटीएस लखनऊ के थाने में इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, इसमें जो वादी बने हैं वो
इंस्पेक्टर चैंपियन लाल हैं, जिन्होंने जो वादी बने हैं, इनके द्वारा जो मुकदमा दर्ज कराया गया, इसमें जो धाराएं बताई जा रही हैं, यानी कि 420 धोखाधड़ी, 467, 68, 71, यानी कि फर्जी दस्तावेज बनाकर उसका इस्तेमाल करके ये लोग भारत में रह रहे थे। इसके साथ ही 120B की धारा यानी कि षड्यंत्र रचना, इसके तहत ये लोग यहाँ पर जो रह रहे थे, इसको लेकर के गिरफ्तारी की गई। इसमें बताया जा रहा है कि जिस तरीके से एटीएस की टीम लगातार इन सभी पर काम कर रही थी और एटीएस को लगातार इनपुट मिल रहे थे कि भारत में अलग अलग स्थानों पर ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं वो छिपकर रह रहे हैं, जो कि एक बड़े षड्यंत्र को भी रच रहे हैं, जिसके बाद एक बड़ी घटना भी हो सकती है, जिसको लेकर के लगातार छापेमारी की। और जो मेन इनपुट था वो कानपुर का बताया जाता, जिसको लेकर के एटीएस की एक टीम, जिसके जो इंस्पेक्टर बताया जाए चंदन लाल, ये चैंपियन लाल जो है ये वहां पर पहुंचे अपनी टीम के साथ, वहां पर छापेमारी की। छापेमारी करने के दौरान वहां से 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से दस्तावेज भी कुछ मिले हैं, उसको भी अपने पास जब्त कर लिया गया है। और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनकी जो पहचान कराई गई है वो है सुबीर सप्ताकर और मोहम्मद जकरिया, मोहम्मद शुएब, मुस्तफा बांग्लादेशी हैं, जो कि और सबको ऐसे कई लोग हैं जिनको जो गिरफ्तार किया और इनके पास जो सामान बरामद हुआ है। इसके साथ ही जो बात की जाए रिफ्यूजी कार्ड, यानी कि जो एक भारत का है और दूसरा बांग्लादेश का, ये जो 2 रिफ्यूजी कार्ड मिले हैं, इनको भी जब्त कर लिया गया है। और इसके साथ ही इन लोगों से इस मामले में तफ्तीश भी की जा रही है कि आखिर ये लोग भारत में जो अवैध रूप से रह रहे थे, आखिर किस योजना के तहत रह रहे थे, क्या कुछ षड्यंत्र था, क्योंकि जो इनपुट मिल रहे थे वो एक बड़ी साजिश का इनपुट था, जिसको लेकर एटीएस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। फिलहाल इन लोगों से पूछताछ के बाद क्या कुछ सामने आता है या फिर जो दस्तावेज मिले उन दस्तावेजों को खंगालने के बाद उससे क्या कुछ और एटीएस को इनपुट मिलेगा, उसके बाद कहां कहां छापेमारी होगी और इसमें कितनी गिरफ्तारियां होंगी, इस पर भी लोगों की निगाह बनी हुई है। और ये लगातार सवाल भी बना हुआ है कि आखिर ये जो गिरोह है जो रोहिंग्यों का गिरोह आखिर किस योजना के तहत यहाँ पर छिप करके रह रहा था। जी कलीम, बिल्कुल ये सवाल उठता है कि आखिर इन्हें जम्मू कश्मीर क्यों भेजा जा रहा था, और सबसे बड़ी बात है कि इन्हें जो दस्तावेज दिया गया है, चाहे वो आधार कार्ड की बात हो, चाहे वो पैन कार्ड की बात हो, आखिर इन लोगों को किसने मुहैया कराया होगा? देखिए, जिस तरीके से जो बात की जा रही है, ये लोग जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं या फिर जम्मू कश्मीर के आसपास से सटे इलाकों के रहने वाले हैं, और जो इनके पास से जो आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बने हुए हैं, ये जो इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है 67, 68, 71, यानी कि फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार करना और उसका इस्तेमाल करना, उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर इन लोगों ने ये अपने डॉक्यूमेंट बनाए हैं। क्योंकि जिस तरीके से अवैध रूप से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे, तो जाहिर सी बात है जब यहाँ पर छिप करके रह रहे थे, जो दस्तावेज इन लोगों के तैयार थे, उन दस्तावेजों के आधार पर इन लोगों ने भारत की नागरिकता लेने का भी एक काम किया है। क्योंकि जो आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, इसको लेकर के भी जो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और एटीएस भी अपनी जांच करी, क्योंकि इसमें कौन आखिर है जो इसके दस्तावेजों की जांच नहीं किया और इनको इस तरीके के डॉक्यूमेंट भी मुहैया कराया। फिलहाल कहा जा सकता है गिरफ्तारी में महिलाओं की संख्या कितनी है? महिलाओं की संख्या जो है वो बताई जा रही है कि 3 है, और जो 3 महिलाएं वो उन्हीं के परिवारों की है। फिलहाल अब इसमें सवाल देखिए ननी ये है कि आखिर जिस तरीके से ये भारत में अवैध रूप से रह रहे थे, तो आखिर जो इनके पास डॉक्यूमेंट मिले हैं, वो डॉक्यूमेंट जब इन लोगों ने बनवाए हैं, तो आखिर जो इसकी जांच करता है, यानी कि एलआईयू की बात की जाए या फिर जो इसका सेक्टर मजिस्ट्रेट होता है या फिर जो इसके जिम्मेदार हैं, उन लोगों ने क्या इन लोगों के दस्तावेज नहीं चेक किए? दस्तावेज अगर नहीं चेक किए तो आखिर इनको जो है जो ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया, ये किस आधार पर दिया गया? फिलहाल ये सभी सवाल है, क्या इसमें कोई और बड़े लोग भी शामिल हो सकते हैं? क्या उन तक भी एटीएस का शिकंजा पहुंच सकता है? ये एक बड़ा सवाल अभी भी लोगों के बीच में बना हुआ है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कलीम। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रही माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को माफिया घोषित कर दिया गया है। प्रयागराज पुलिस ने एफआईआर में शाइस्ता को माफिया अपराधी घोषित किया है। प्रयागराज पुलिस ने एफआईआर में लिखा कि शाइस्ता परवीन अपने साथ शूटर रखती हैं। एफआईआर में 5 लाख इनामी शाबिर को शाइस्ता का शूटर बताया गया है। जल्द ही माफिया सूची में शाइस्ता का नाम भी जोड़ा जाएगा। खबर जनपद चंदौली से है, जहां जनपद में 4 मई को फर्जी मतदान और छिटपुट अफवाहों के आरोपों के बीच नगर निकाय चुनाव संपन्न हो चुका है। अफवाहों के दौर के मद्देनजर डीएम ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े पहरे का इंतजाम किया है। पूरे स्ट्रांग रूम से अंदर बाहर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी रखी जा रही है। डीएम ने मीडिया को बताया कि चुनाव संपन्न होने के बाद सभी दलों के प्रत्याशियों और निर्दल प्रत्याशियों की उपस्थिति में मतदान पेटिकाओं को सीलबंद करने की कार्रवाई की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से सभी स्ट्रांग के अंदर बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाकर कंट्रोल रूम से निगरानी रखी जा रही है।
देखिए, हमारे जनपद में 4 नगर निकाय है। 4 नगर निकायों के लिए 3 स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं। चंदौली और सैयद राजा नगर निकाय का स्ट्रॉन्ग रूम चंदौली पॉलिटेक्निक में है। इसी प्रकार से मुगल सराय यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर का जो स्ट्रॉन्ग रूम है वो हम लोगों ने केंद्रीय विद्यालय में बनाया है, और चकिया नगर निकाय का जो स्ट्रॉन्ग रूम है वो राजकीय डिग्री कॉलेज में बनाया गया है। सभी स्ट्रॉन्ग रूम पर हम लोगों ने सीलिंग की कार्यवाही परसों रात की थी, जब सारी पेटियाँ हम लोगों के पास आ गई थी। सीलिंग के वक्त हम लोगों ने सभी कैंडिडेट्स और जितने भी हमारे राजनीतिक दल हैं सभी के प्रतिनिधियों को भी न्योता दिया था कि वो आए और सीलिंग जो मौजूद रहे। गाजियाबाद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियारों की फैक्ट्री का भांडाफोड़ कर दिया है। बता दें कि बदमाशों ने थाना लोनी बॉर्डर के टीला सहबाजपुर गांव के जंगलों में एक कमरे को अपना ठिकाना बनाया और वहां अवैध हथियारों का निर्माण शुरू कर दिया। पुलिस ने मौके से हथियार बनाते हुए 2 लोगों को रंगे हाथ पकड़ा, वहीं एक बदमाश भागने में कामयाब रहा। बदमाशों के पास से तमंचे और तमंचे बनाने के उपकरण भी बरामद कर लिए गए हैं। फिलहाल पुलिस फरार अपराधी की तलाश कर रही है। देखिए, ये जो थाना लोनी बॉर्डर के क्षेत्र में एक टीला सहबाजपुर एक गांव है, चौकी सेवाधाम क्षेत्र में पड़ता है। ये वहीं पर चेकिंग के दौरान इन लोगों को सूचना मिली और उस तरह से इन लोगों ने कार्रवाई की है, जिसमें लोनी और लोनी बॉर्डर की टीम ने जाके पकड़ा है। तो उसमें 2 अभियुक्त उस समय मौके पे थे। एक अभियुक्त तो फरार हो गया जिसका नाम सरफराज है, दूसरा उसका मित्र फरीद पुत्र महबूब है और ये रहने वाला थाना लोनी क्षेत्र का ही है। और इसकी गिरफ्तारी हुई है। इन लोगों के पास से कुल 11 अवैध तमंचे जो 315 बोर का है, साथ ही साथ एक अवैध तमंचा 12 बोर का, उसके अलावा 14 अवैध अधबने तमंचे व उनको तमंचे बनाने का उपकरण भी मिला है। कुछ ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता प्रवीण मिश्रा जुड़ेंगे। प्रवीण, अवैध हथियार की फैक्ट्री चलाई जा रही थी जिसमें पुलिस की छापेमारी में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कुछ और अधिक जानकारी है इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए नंदिनी, आपको बता दूं, गाजियाबाद में निकाय चुनाव से पहले जिस तरह से पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, कहीं पर जो गाजियाबाद के अंदर में अवैध फैक्ट्री यानी जो हथियार जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये पूरे तरीके से बनाए जा रहे थे और इनकी सप्लाई जो है वो दिल्ली एनसीआर समेत कई जगह पर की जा रही थी। हालांकि निकाय चुनाव में लगातार पुलिस सक्रिय है और अपनी जो कार्रवाई है, खासतौर पर जिस तरह से जो यहाँ से दिल्ली से या अन्य बॉर्डरों से जो चीजें यहाँ पर लाई जा रही है, तो उसको लेकर पुलिस काफी मुस्तैद दिख रही है। तो कहीं अवैध फैक्ट्री पकड़ने के बाद कहीं ना कहीं अब जो गाजियाबाद ने काफी बड़ी सांस ली है, राहत की सांस ली है, क्योंकि पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि उनके जो खुफिया तंत्र है उनके तरफ से उनको जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने वहां दबिश डाली। और जब जिस तरीके से वहां पर वो हथियार बनाए जा रहे थे, खासतौर पर वो हथियार बहुत ही आधुनिक तरीके से बन रहे थे, देसी तमंचे से लेके कई इस तरीके की मशीनें थी जिस तरीके से हथियार जो है वो बनाए जा रहे थे। और जो हथियार बनाने वाले लोग थे उसमें से सभी लोगों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो जिसके संरक्षण में यानी जो इसका जो मेन मालिक है या जो जिसके कहने पे ये हथियार बन रहे थे, उसकी अभी तलाश जारी है, उसको भी जल्द पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। जी, बताया जा रहा है कि पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, एक फरार चल रहा है। कई लोगों की इसमें संलिप्ति हो सकती है, क्योंकि एक जिस तरीके से बड़ा गिरोह जो है अवैध फैक्ट्री का निर्माण कर रहा था, तो कई और लोगों का भी खुलासा हो सकता है इसमें। जी बिल्कुल, देखिए नंदिनी, क्या है कि जो 2 लोग पकड़े गए हैं ये कारीगर थे जिनकी गिरफ्तारी कर ली गई, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई ग्रामीण रवि कुमार जी की तरफ से कहीं ना कहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो ये ठिकाना था, यानी कि जंगल के बीचों बीच जिस तरीके से ये हथियार बनाए जा रहे थे फैक्ट्री के अंदर में, ये बड़ा सवाल था कि पुलिस को वहाँ भनक भी नहीं लगी और ये काफी समय से हथियार बनाने का प्रक्रिया जो थी ये चल रही थी। लेकिन पुलिस को जब मुखबिर की तरफ से सूचना मिलती है, उसके खुफिया तंत्र की तरफ से सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर दबिश डालती है, उसके बाद मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार कर और इस पूरे मामले का खुलासा करती है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रवीण। रायबरेली जिले में बन रहा गंगा एक्सप्रेसवे लोगों के लिए काल साबित हो रहा है। एक्सप्रेसवे निर्माण में लगे डंपर अनियंत्रित गति से लोगों की जान ले रहे हैं। बता दें कि जगतपुर थाना क्षेत्र के दुर्गागंज में एक मासूम को घर के पास खेलते समय एक मिलर ने रौंद दिया, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि डंपर गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए आया हुआ था। वहीं सूचना के बाद ग्रामीणों ने ट्रक चालक को मौके से पकड़ लिया और सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर ट्रक को कब्जे में ले लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
क्या मामला हो गया यहाँ? यहाँ पे सर वो लड़का आ रहा था, साइड के किनारे था, वो साला शराब पीकर गाड़ी चढ़ा दिया। कौन चढ़ा दिया? वो ट्रक ड्राइवर। कहाँ लगे हैं ये ट्रक? क्या चीज? ट्रक कहाँ जा रहा है? ये ट्रक इधर जा रहा था। कौन सा गांव है? ये दुर्गागंज है। फतेहपुर में जमीनी विवाद में गोली चलने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला समेत 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि जहां चिकित्सकों ने 2 घायलों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया है। दरअसल जमीनी विवाद को लेकर कई दिनों से 2 पक्षों के बीच तनाव बना हुआ था। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचकर जायजा लिया। आज दिनांक 8 तारीख को करीब 1 बजे थाना हुसैनगंज के सिरसी गांव में एक जमीनी मैटर को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हुआ। झगड़ा होने पर एक पक्ष ने तमंचे से फायर किया, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी, जिसमें प्रेम सिंह नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। प्रेम सिंह के परिवार ने 5 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और दबिश देकर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील में एक बार फिर नगर निगम का बुलडोजर चला है, जहां नगर निगम ने सरकारी जमीनें खाली कराई हैं। नगर निगम ने लगभग 58 करोड़ की 23 बीघे जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। इसके अलावा जमीन पर कब्जा करने वालों पर एक्शन लिया गया है, जिसके तहत अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि ये अवैध प्लॉटिंग नगर निगम की जमीन पर की जा रही है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।